अस्सलाम वालेकुम। हमने मर्केंटाइल लॉ की रिवीजन शुरू की हुई है, तो उसमें पहले पार्टनरशिप एक्ट पे तो हमारा रिवीजन लेक्चर हो चुका है। तो आज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो मर्केंटाइल लॉ का एक पार्ट है उस पर रिवीजन करते हैं हम। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ये तीन तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसमें शामिल है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। तो अब हम देखेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो प्रॉमिसरी नोट पे, बिल ऑफ एक्सचेंज पे, चेक पे, इनके एसेंशियल पे, या फिर वो पूछ लेता है कि इनका डिफरेंस बताएं बिल ऑफ एक्सचेंज में, प्रॉमिसरी नोट में, या फिर वो पूछ लेता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में और चेक में डिफरेंस बताएं। तो या फिर इन तीनों में डिफरेंस पूछ लेता है, या इनके अलग-अलग इनके ऊपर एसेंशियल पूछ लेता है। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि चेक क्या है, व्हाट इज़ चेक, एंड डिस्कस द ग्राउंड्स ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक। तो चेक के डिसऑनर होने की क्या क्या ग्राउंड्स हैं उनको डिस्कस करें। या फिर वो पूछ सकता है सवाल के व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इसके अलावा एक सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स पे। तो अब हम इनको अलग-अलग देखेंगे कि ये क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, इसको हमने किस तरह से देखना है। तो एक जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, वो तो ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड डिस्कस इट्स एसेंशियल्स। तो जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और उसके एसेंशियल्स पूछेगा तो फिर हम इसकी इंट्रोडक्शन के बाद रेलेवेंट प्रोविजन लिखेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। फिर इसमें तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो उसके बाद फिर हम इसके एसेंशियल पे आ जाएंगे। तो वो जो तीनों एसेंशियल होंगे, चेक के, बिल ऑफ एक्सचेंज के, प्रॉमिसरी नोट के, वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम लिख देंगे कि ये रिटर्न हो, इसमें सर्टेन नेम ऑफ द पार्टीज हो, सर्टेन डेट मेंशन की हो इसके ऊपर, तो फिर सर्टेन अमाउंट मेंशन की हो, तो फिर जो है वो ड्रॉर का, ड्राई का, पे का जो है नेम ऊपर लिखा हो, डिस्क्राइब किया गया हो। तो इस तरह से इसके कुछ एसेंशियल्स हैं जो इसके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पूछे गए क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं। तो फिर इसके बाद वो सवाल पूछ लेता है कि व्हाट इज़ प्रॉमिसरी नोट एंड डिस्कस इट्स एसेंशियल्स। तो प्रॉमिसरी नोट पे पूछेगा सवाल, तो इसकी रेलेवेंट प्रोविजन है सेक्शन 4। तो उसके बाद आप प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसके एसेंशियल। तो प्रॉमिसरी नोट बेसिकली होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बस कंसेप्ट देने हैं। तो प्रॉमिसरी नोट ऐसा होता है कि जब दो बंदों के दरमियान कोई उधार लेन देन होता है, तो उनमें अगर ऐसा हो कि ए बायर है, बी सेलर है, तो ए बी के पास गया, उसने उससे चीज़ें खरीदी, तो उसे ज़बानी बात कर रहा था कि मैं इतने दिनों बाद तुम्हें जो है पैसे अदा कर दूंगा। अगर वो उतने दिनों बाद बी को पैसे अदा नहीं करता तो बी को तो लॉस होगा। तो इस तरह से फिर इस लॉस से बचने के लिए एक बिल ड्रा किया जाता है, एक प्रॉमिसरी नोट ड्रा किया जाता है, जिससे उन दोनों के दरमियान एक प्रॉमिस हो जाता है कि फ़लाँ डेट को फ़लाँ इतनी अमाउंट है जो अदा करेगा ए बी को। तो फिर बी क्या करता है कि एक प्रॉमिसरी नोट लिख के दे देता है बी ए को। तो ए जो है उसको जो उन्होंने डेट स्पेसिफाई की होती है, मेंशन की होती है इसमें, उस डेट को वो सर्टेन अमाउंट जाकर उसको पे कर देता है। और अगर ए जो है उसको अमाउंट पे ना करे तो फिर बी के पास ये इख्तियारात होते हैं कि वो ए के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है। तो उसके बाद फिर प्रॉमिसरी नोट के बाद इसके बाद इसके एसेंशियल्स लिखेंगे आप, फिर आ जाएंगे हम बिल ऑफ एक्सचेंज पे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज पे सवाल जो पूछेगा इसके भी हम एसेंशियल्स लिखेंगे। अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और प्रॉमिसरी नोट अभी हमने देखा, प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में आगे जाके 3 पार्टीज आ जाती हैं। अब इसमें भी प्रॉमिसरी नोट वाली ही बात आ जाती है कि इसमें अगर ए बंदा है, उसने बी से कुछ चीज़ें खरीदनी है, तो वो उसके पास गया है बी के पास, तो बी उसके ऊपर मुतमिन नहीं है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है कि ये मुझे इतने दिनों बाद ये स्पेसिफिक अमाउंट है तो ये मुझे अदा कर देगा। तो फिर इन हालात में जो बी है वो क्या करेगा, वो एक बिल ड्रा करेगा, और बिल ड्रा करके तो ए के उसके ऊपर साइन करवा लेगा। तो इसमें बी जो है वो ड्रार होगा, तो जो उसके साइन करवा लेगा ए के इसके ऊपर। तो कोई स्पेसिफिक मतलब किसी बैंक का नाम भी मेंशन कर दी जाएगी इसके ऊपर। तो इसमें एक ड्रार, एक ड्राई और एक पे पार्टी बन जाएगी, 3 पार्टीज आ जाएंगी। तो जब बी ने ए से साइन करवा लिए तो उसके ऊपर फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा होता है कि 3 माह का टाइम मेंशन किया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज में। तो 3 माह के बाद जो ए है वो फिर पाबंद होता है कि वो बी को, जब बी डिमांड करे
तो 3 माह बाद यानी कि मेच्योरिटी की डेट जब आ जाए तब ए बी को वो अमाउंट अदा कर दे, या फिर जब 3 माह से पहले जब भी कभी बी को ज़रूरत पेश आए तो वो ए से डिमांड कर सकता है कि मुझे अब जल्दी पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो मुझे ना जो अमाउंट है वो अदा कर दो। तो फिर इन हालात में जो एक स्पेसिफिक बैंक के ऊपर ये लिखा जाता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो फिर वो जाएगा भी बैंक के पास जाएगा तो वहाँ से जाकर उसकी अमाउंट उसको अदा कर देगा। और बाकी अगर वो इनमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट हो जाए तो वो एक अलग मैटर्स हैं कि उन्होंने कैसे इसको उस पर सू करना है, उसके खिलाफ किस तरह से उन्होंने उसको मिचोड़ करवाना है इसको। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा वो है कि चेक क्या है। चेक में भी ये भी एक ट्रांजैक्शन होती है, इसमें भी 3 पार्टीज होती हैं। तो एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को एक देती है, एक चेक दे देती है कि जब भी इतने सर्टन टाइम में जाके तुम बैंक से तो इसको कैश करवा सकते हो। तो जो इसको ड्रा करेगा वो ड्रार कहलाएगा, और जिस बैंक के नाम पे ये चेक दिया जा रहा है वो ड्राई कहलाएगा, और जिसको अदा करना है उसको वो पेई कहलाएगा। तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी पेई को बैंक के पास जाएगा, जाके तो उससे चेक कैश करवा के ले आएगा। तो ये थे जो बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट था प्रॉमिसरी नोट का, बिल ऑफ एक्सचेंज का और चेक का। तो इसके बाद इनके एसेंशियल्स जो हैं वो तकरीबन मिलते जुलते ही हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो फ़र्क है वो यही है कि प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज़ हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में और चेक में 3 पार्टीज़ हैं। तो फिर बाकी तो एसेंशियल्स सबके सेम हैं कि ये रिटर्न हो, इनके ऊपर सर्टन अमाउंट मेंशन हो, सर्टन नेम मेंशन हो, इनके ऊपर साइन हो। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं ये इसके ऊपर मेंशन की गई हों, तो ये इनके एसेंशियल्स आप लिख लेंगे। उसके बाद सवाल पूछा जाता है इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक कि होल्डर क्या है और होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है। होल्डर अब वो होता है कि जिसके पोसेशन में है बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट या फिर चेक, जिसकी पोसेशन में होगा, जो मेकर होगा, ड्रार होगा, तो वो या पेई होगा, वो क्या कहलाएगा, होल्डर कहलाएगा उस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। उन निगोशिएबल अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तीनों ही फिर वो शामिल होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक। तो अब होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब ये है कि ये भी ऐसे बंदे होते हैं कि जिनके कब्जे में होता है चेक, लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन ये कोई लॉफुल ट्रांजैक्शंस करते हैं और उन लॉफुल ट्रांजैक्शन की वजह से जो है ये इसको अपने कब्जे में लेते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज को, प्रॉमिसरी नोट को या चेक को। जबकि होल्डर में ये होता है कि बगैर किसी ट्रांजैक्शन के जो ओनर होता है वही इसका प्रोसेसर होता है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स में ये होता है कि जो कोई लॉफुल ट्रांजैक्शन करता है और उस ट्रांजैक्शन के बदले में उसके कब्जे में आता है। तो जैसे ए और बी के दोनों के दरमियान कोई लेन देन हुआ है तो ए ने बी को दे दिया है, चेक दे दिया है, तो मतलब ये कि उनके दरमियान कोई ट्रांजैक्शन हुई है, तो बी जो है उस ट्रांजैक्शन की वजह से उसके कब्जे में आया वो चेक, तो वो क्या कहलाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा। तो इसके बाद वो सवाल पूछ लेता है आपसे कि क्या है डिसऑनर ऑफ चेक, इसकी वजूहात बताएं क्या क्या हैं, किन किन ग्राउंड्स के ऊपर चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता है। तो डिसऑनर ऑफ चेक में जो ग्राउंड्स हैं इसकी, वो कौन कौन सी हैं। वो पहली ग्राउंड है इसकी कि कब चेक डिसऑनर होगा। तो क्वेश्चन इसमें पूछेगा तो उसमें आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, रेलेवेंट प्रोविजन, फिर इसकी बैंकर की डेफिनेशन लिखेंगे, चेक की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसके एसेंशियल्स लिखेंगे, और उसके बाद आप आ जाएंगे कि केसेस इन विच अ बैंकर इज़ जस्टिफाइड इन डिसऑनरिंग चेक, के क्या क्या हालात होंगे, क्या क्या वजूहात होंगी जिनकी बिना पे जो बैंकर है वो चेक को डिसऑनर कर देगा। तो एक जो इसकी पहली ग्राउंड है, पहली रीज़न है वो क्या है, पोस्ट डेटेड, कि चेक जो है अगर वो पोस्ट डेटेड होगा तो इस बेस पे जो बैंकर है वो उसको डिसऑनर कर देगा। तो उसके बाद है दूसरा कि इनसफिशेंट बैलेंस, कि अगर ऐसा हो कि कोई बंदा चेक कैश करवाने के लिए गया है तो जिस किसी ने चेक दिया है उसको उसके अकाउंट में उतना बैलेंस ही नहीं है, उतनी अमाउंट ही नहीं है बैंक में, तो इन हालात में भी जो बैंकर है वो चेक को डिसऑनर कर देगा इनसफिशेंट बैलेंस की वजह से। तो उसके बाद फंड्स आर नॉट अवेलेबल, कि या फिर ऐसा हो कि उसके अकाउंट में कोई फंड्स ही नहीं है, कोई है ही नहीं है, कोई अमाउंट ही नहीं है, तो इन हालात में भी बैंकर जो है चेक को डिसऑनर कर देगा।
तो उसके बाद चेक नॉट प्रॉपरली प्रेजेंटेड, कि ऐसा हो कि चेक जो है वो प्रेजेंटेड नहीं किया गया प्रॉपरली, जैसे कि बैंक की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेके शाम 4 बजे तक, तो जो बंदा है वो चेक को लेके जा रहा है 5 बजे, तो ये प्रॉपर टाइम में नहीं पेश किया गया या प्रॉपरली उसको मेंशन ना किया जाए, तो फिर इन हालात में जो है बैंकर वो चेक को डिसऑनर कर सकता है। अच्छा, तो उसके बाद है कि इसकी 4th नंबर पे ग्राउंड थी चेक नॉट प्रॉपरली प्रेजेंटेड, और उसके बाद 5th नंबर पे है कि चेक नॉट प्रेजेंटेड विद इन रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम वाली वही बात आ जाती है कि बैंक की टाइमिंग 9 बजे से 4 बजे तक है, तो वो जो कैशियर है जो कैश करवाने गया चेक को वो 5 बजे जाके उसको पेश कर रहा है, तो इन हालात में भी बैंकर जो है चेक को डिसऑनर कर देगा। उसके बाद है कि फॉर्जरी ऑफ दी ड्रॉअर सिग्नेचर्स, कि ऐसा हो कि कहीं से ये चीज़ नज़र आ रही हो कि जो ड्रॉअर्स के सिग्नेचर हैं उनमें कहीं पे कोई फॉर्जरी पाई जा रही है, या ऐसा लग रहा है कि इन्होंने खुद से साइन करके ले हैं, या उनके पास जो रिकॉर्ड है बैंक के पास है वहाँ पे उसके साइन उस तरह के नहीं है, यानी कि डाउटफुल बात आ जाती है बैंकर के माइंड में, तो इस ग्राउंड पे भी बैंकर चेक को डिसऑनर कर सकता है। उसके बाद है कि डिफरेंस इन वर्ड्स एंड फिगर, ऐसा हो कि वर्ड्स एंड फिगर में अगर कोई डिफरेंस हो, यानी कि वर्ड्स में कोई और अमाउंट लिखी हो, फिगर में कोई और अमाउंट लिखी हो, तो इससे एक एम्बिग्विटी पैदा हो जाती है, तो इस वजह से भी जो बैंकर है वो चेक को डिसऑनर कर देगा। उसके बाद है म्यूटिलेटेड चेक। म्यूटिलेटेड चेक का मतलब है कि ए बैंकर इज जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग पेमेंट ऑफ म्यूटिलेटेड चेक। म्यूटिलेटेड चेक अगर होगा तो इस वजह से भी बैंकर जो है चेक को डिसऑनर कर देगा। उसके बाद है वेयर बैंकर हैज़ अ जनरल लीन, कि अगर बैंक की जनरल लीन है फंड्स के ऊपर ऑन द फंड्स ऑफ कस्टमर, यानी कि ये ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि जो बंदा उसने बैंक से कर्जा लिया हुआ है, तो वो उसके बैंक में भी कुछ उसकी अमाउंट है, लेकिन जो बैंक ने उससे कर्जे की अमाउंट लेनी है वो ज़्यादा है, तो इसमें जो जनरल लीन होगी बैंक की, तो बैंक इस वजह से भी चेक को डिसऑनर कर सकता है। तो नेक्स्ट इसमें हेडिंग आ जाएगी कि व्हेन बैंक इज बाउंड टू डिसऑनर द चेक, कि कब वो पाबंद होगा बैंक के जिन हालात में वो लाजमी तौर पे चेक को डिसऑनर कर देगा। पीछे जो हमने इसकी ग्राउंड्स पढ़ी उनमें अगर वो दुरुस्तगी कर ली जाए तो वो चेक डिसऑनर नहीं ऑनर हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी वजूहत हैं जब लाजमी तौर पे हर हालत में बैंक ने चेक को डिसऑनर करना होता है। पहली क्या है कि काउंटरमांड ऑफ पेमेंट। द ड्रॉअर ऑफ अ चेक कैन स्टॉप द पेमेंट ऑफ अ चेक बाय इन्फॉर्मिंग द बैंकर इधर ऑन टेलीफोन और मैसेज। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी बंदे की अगर कैश बुक गुम हो गई है, तो बजाय इसके कि कोई कैश लेके बैंक के पास जाए, वो चेक लेके बैंक के पास जाए, उससे पहले ही जिस बंदे की चेक बुक गुम हुई है या जो बंदा अपने चेक उसने इशू किया हुआ है उसकी पेमेंट को स्टॉप करवाना चाहता है, वो किसी तरह से बैंक को पहले इन्फॉर्म कर देता है कि अगर मेरे अकाउंट में से कोई बंदा चेक कैश करवाने आए तो तुमने उसको चेक कैश नहीं करके देना। तो इस वजह से बैंक के पास अगर कोई बंदा आएगा तो वो लाजमी तौर पर चेक को डिसऑनर कर देगा। उसके बाद है इंसॉल्वेंसी, कि अगर कोई बंदा दिवालिया हो गया तो इन हालात में भी लाजमी तौर पे बैंक चेक को डिसऑनर कर देगा। उसके बाद है अनस्टैम्प्ड चेक, के चेक के ऊपर अगर स्टैम्प ही नहीं लगी हुई, जहाँ पे लॉ ने रिक्वायरमेंट थी लॉ की कि इसके ऊपर प्रॉपरली स्टैम्प्स वगैरह लगी हों, तो अगर वो नहीं लगी होंगी तो इस वजह से जैसे वो ओपन चेक इशू होते हैं तो इस तरह की कोई वजूहत हों तो फिर भी बैंक चेक को डिसऑनर कर सकता है। उसके बाद नोटिस ऑफ कस्टमर्स डेथ, ऐसा हो कि बैंक के पास ये नोटिफिकेशन आ जाती है कि जो कस्टमर है बैंक का उसकी डेथ हो चुकी है, तो इस वजह से भी बैंक चेक को डिसऑनर कर सकता है, लाजमी तौर पर चेक को डिसऑनर करेगा। उसके बाद है डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द पार्टी, यानी कि अगर कहीं से ऐसा लग रहा है कि जो पार्टी ही जो टाइटल है इसका वो ही डिफेक्टिव है किसी वजह से, तो फिर भी बैंक लाजमी तौर पर चेक को डिसऑनर कर देगा। उसके बाद नोटिस ऑफ असाइनमेंट, कि व्हेन ए कस्टमर assign the money of his account to some other person or for any other particular things and sends a notice to the bank, check must be dishonored। इसमें भी वही बात आ जाती है कि किसी वजह से जो है कस्टमर वो बैंक को इन्फॉर्म कर देता है, पहले ही नोटिस भेज देता है कि ये पर्टिकुलर थिंग्स हैं, वजूहत हैं
इन वजह से कोई भी बंदा अगर चेक कैश करवाने के लिए आए तो नहीं करना, तो इन हालात में भी बैंक लाजमी तौर पर चेक को डिसऑनर कर देगा। उसके बाद इंसैनिटी ऑफ द कस्टमर, अगर कस्टमर इनसेन हो जाता है तो इन हालात में भी बैंक को अगर नोटिफिकेशन आ जाती है, बैंक को इल्म हो जाता है किसी तरह से, तो फिर भी बैंक चेक को डिसऑनर कर देगा। उसके बाद है लॉस ऑफ चेक, कि जब लॉस ऑफ चेक की बाबत बैंक को इन्फॉर्म करता है कस्टमर कि मेरे चेक लॉस हो चुके हैं, तो किसी को चेक कैश ना करना, तो इन हालात में भी बैंक के चेक को डिसऑनर कर देगा। उसके बाद है गार्निशी ऑर्डर, व्हेन बैलेंस ऑफ द कस्टमर इज अटैच्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, सच ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज कॉल्ड गार्निशी ऑर्डर। यानी कि अगर किसी बंदे के ऊपर कोई डिक्री है, उसने वो डिक्री पे करनी है, तो कोर्ट ने उस कोर्ट के इल्म में है ये बात कि उस बंदे का इतना बैंक बैलेंस है, तो कोर्ट ये ऑर्डर कर देगी कि वो बंदा बैंक में से कैश नहीं करवा सकता, मतलब अपने चेक जाके कैश नहीं करवा सकता। तो फिर वो जो कोर्ट के ऑर्डर से उसकी अमाउंट रुकी होती है बैंक में, उसको हम बोलते हैं गार्निशी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो इन हालात में भी बैंक चेक को कैश नहीं करेगा, चेक को डिसऑनर कर देगा। उसके बाद इरेगुलर चेक, कि if the endorsement in the check is irregular, the check must be dishonored by bank। इरेगुलर चेक जो होगा उस वजह से उस बेसिक चेक को डिसऑनर कर दिया जाएगा। उसके बाद है क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, कि अगर किसी बंदे का अकाउंट ही क्लोज हो चुका है, उसने 6 माह तक कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं की बैंक में, तो इस वजह से अकाउंट क्लोज होने के बाद भी चेक को डिसऑनर कर देगा बैंक। उसके बाद है टर्न और कैंसल चेक, कि अगर ऐसा लग रहा है कि चेक का कोई कोना फटा है, या वो मतलब ऐसे लगा कि जैसे किसी से ज़बरदस्ती छीना गया है, उसकी हालत तो चेक की ऐसी लग रही हो, तो इस वजह से भी जो बैंक है वो चेक को डिसऑन कर सकता है, लाजमी तौर पर डिसऑन करेगा। तो इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के डिस्चार्ज होने के क्या क्या मोड्स हैं ये बताएं। तो इसको जो रेलिवेंट प्रोविजन आपकी है इसकी, वो 82 से लेकर 90 तक सेक्शंस हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो इसको डील कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या मोड्स हैं जिनके तहत डिस्चार्ज हो जाएगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो पहला है हमारा इसका डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट मोड्स। पहला इसका मोड्स आ जाएगा कि पेमेंट, के जो बिल ऑफ एक्सचेंज की प्रॉमिसरी नोट की चेक की बाबत एक टाइम फिक्स किया गया है कि इस टाइम के दौरान इनकी पेमेंट हो जाएगी, तो उस मेचोरिटी की डेट पर वो पेमेंट हो जाती है, तो इस वजह से भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा डिस्चार्ज। यानी कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो फिक्स की गई थी, जो अमाउंट फिक्स की गई थी, जो टाइम फिक्स किया गया था, उस टाइम के दौरान पेमेंट हो गई, तो मतलब ये है कि वो उसकी जो जिम्मेदारियाँ थी वो सारी रिलीज़ हो गई, तो वो क्या हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो जाएगा। दूसरा क्या है कैंसलेशन, कि अगर ऐसा हो जाता है कि मौजूदा टाइम पे आके किसी पार्टी के बिहाफ पे या किसी पार्टी के अमाउंट पे ना करने की वजह से या किसी भी वजह से वो उस कैंसिल हो जाता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो वो ऐसे ही समझा जाएगा कि इनकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो इस वजह से भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद है रिलीज, कहते हैं कि इफ होल्डर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट रिलीज एनी पार्टी बाय एनी मेथड अदर दैन कैंसिलेशन ऑफ नेम्स, द पार्टी सो रिलीज्ड इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी। यानी कि जो होल्डर है उसका बिल ऑफ एक्सचेंज का, प्रॉमिसरी नोट का या चेक का, वो ही रिलीज़ कर देता है दूसरी पार्टी को, तो इस वजह से भी उसकी जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद है बाय अलाउंस, बाय अलाउइंग ड्राई, यानी कि जो ड्राई है वो ही अगर इजाज़त दे देता है कि ट्रांजैक्शन किसी तरह से उनकी ख़त्म हो जाती हैं या कोई उनके मेटल्स उनके दरमियान सेटलमेंट हो जाती है, तो इस वजह से भी बाय अलाउइंग ड्राई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद है बाय डिले इन प्रेजेंटेशन ऑफ चेक, के चेक में को प्रेजेंट करने में बैंक में किसी वजह से कोई डिले हो गया, तो इस वजह से भी जो है वो उसकी डिस्चार्ज हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट। तो उसके बाद चेक पेएबल टू ऑर्डर, कि अगर ऐसा हो कि चेक पेएबल टू ऑर्डर हो तो उसको कभी रीज़नेबल टाइम में पेएबल टू ऑर्डर ही नहीं हुआ उसका, तो इस वजह से भी जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वो जो चेक है वो क्या हो जाएगा डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद ड्राफ्ट बाय
वन बैंक ऑन अनदर, कि अगर ऐसा हो जाए कि एक बैंक के पास हम चेक ले गए हैं तो वो उसको किसी और बैंक के बिहाफ पे ड्रा कर देता है, तो इन हालात में भी वो डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, या फिर जो रिजनेबल टाइम मेंशन किया गया था, या फिर रिजनेबल जो भी उनके दरमियान ट्रांजैक्शन हुई थी, उन ट्रांजैक्शन पे जाके उस विदन टाइम उसमें कोई आ जाती है, ट्रांजैक्शन हो जाती है वो, तो इन हालात में भी वो डिस्चार्ज हो जाएगा। या फिर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, बाय द मर्जर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और बाय लैप्स ऑफ टाइम कोई आ जाती है, इसमें डिफरेंस आ जाता है, तो इन हालात में भी चेक जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद है, तो एक ये क्वेश्चन था, और उसके बाद आपका ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़।